हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स समझ रहे हैं। ये हमारी कंसेप्ट वीडियो है, वन शॉट। इसमें हम लगभग हर कंसेप्ट पूरा करेंगे जो कि नंबर सिस्टम में आता है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ नंबर सिस्टम से ही। तो नंबर का जो सिस्टम होता है ना, वो शुरू होता है रियल नंबर से। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं अनरियल नंबर्स। वो नंबर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियल नंबर्स का मतलब, रियल का मतलब हिंदी में होता है असली। तो वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरे होते हैं अनरियल या कॉम्प्लेक्स। वो नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम बोलते हैं अनरियल नंबर्स। रियल नंबर्स को यूजुअली हम आर से डिनोट करते हैं। हर वो नंबर जो हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। सिंपल, जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, हर वो नंबर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है और हर उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बहुत सारे अंदर सब टाइप्स आते हैं। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमने शुरुआत से पढ़े हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन सब नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने एक नंबर बनाया ज़ीरो, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। ज़ीरो से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं एक नंबर लाइन पे, उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, जो कि डेफिनेट वैल्यू होती है। जैसे मैं डेसिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिनके डिनोमिनेटर में 1 आता है। तो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स, अगर मैंने ज़ीरो मिला दिया तो उनको होल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से करते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है नेगेटिव नंबर्स की। जब हम इनमें नेगेटिव नंबर जोड़ देते हैं ना, तो इस वक्त इस नंबर लाइन पे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को यूजुअली हम जेड से लिखते हैं। लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है वो होते हैं डेसिमल्स। जो इनके बीच में नंबर्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर 1 और 2 के बीच में लिखूं तो वो होता है 1.5। तो ये पॉइंट के बाद जब हम कुछ भी लिखते हैं और जो नंबर बनाते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल्स। डेसिमल नंबर कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 1/4। 1/4 को अगर हम कट करते हैं तो मुझे मिलेगा 0.25। तो 5 के बाद ये ख़त्म हो गया ना डिवीजन, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी कंडीशन होती है रिपीटिंग नंबर्स की। जैसे 1/3 को मैं लिख रहा हूँ 0.3333 और ये कभी डिवाइड नहीं होगा, ये 3333 आता रहेगा। तो डेसिमल भी हैं, नंबर्स हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पर रिपीट ज़रूर हो रहे हैं। देखो 3 नंबर हर जगह बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल्स में पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिपीटिंग, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे देखो 0.01 001 0001, फिर 4 बार 01। तो कोई पैटर्न सिस्टमेटिक फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब आप गैस नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या होगा। जब भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ समझने की है। रियल नंबर्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपल मतलब होता है वो नंबर जिसका कोई सिर या पैर हो। ठीक है, रैशनल का हिंदी में हम बोलते हैं जो चीज़ सही है, जो चीज़ समझने लायक है, सिर पैर वाली चीज़। तो P को हम समझ लेते हैं सिर और Q को समझ लेते हैं पैर। हर वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट की बात करूं तो रियल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल्स में भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सब कैटेगरी जो होती है वो सब रैशनल नंबर्स में आती है। हम सबका एग्जांपल देखेंगे कि करके। जो लास्ट कैटेगरी बची नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न पे, उन पर्टिकुलर नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनका कोई भी रैशनल, कोई भी एक डेफिनेट लॉजिक नहीं है कि वो किस पैटर्न पे चल रहे हैं। पर हाँ, वो नंबर रियल नंबर ज़रूर हैं, क्योंकि वो रियल
हैं और वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैसे किए जाते हैं वो हम चैप्टर में आगे समझेंगे। तो रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे हमारे पी और क्यू एक इंटीजर्स रहते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। देखो पी और क्यू तो इंटीजर्स समझ में आए, क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो कोई भी नंबर उसके नीचे अगर ज़ीरो है 1/0 उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, जिसको नॉट डिफाइंड की कंडीशन दी जाती है। इसलिए हम डिनोमिनेटर को कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं रख सकते। अब देखो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स। नेचुरल नंबर्स मैंने कहा रैशनल होते हैं सारे हैं। ज़ीरो होल नंबर होता है तो ज़ीरो भी हमारा रैशनल नंबर है। फिर देखो 2/3 इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5/8 इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, आपका 2/3 को आप डिवाइड करो, आपको मिलेगा 0.6666। तो ये डेसिमल है। डेसिमल में आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जिसमें आपका 6 बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी कंडीशन थी टर्मिनेटिंग, जैसे 5/8। 5/8 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। 5/8 को कट करोगे तो आपको मिलेगा 0.625। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब 5 के बाद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सब नंबर्स हमारे रैशनल है। देखो टर्मिनेटिंग को भी मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। तीसरी जो इर्रेशनल नंबर्स हैं हमारे, उनके एग्जांपल्स भी लिखे हमने, जैसे 0.01 001 001। कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है इनका, कोई रिपीटिंग नंबर्स नहीं है। 0.53436259 डॉट 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 ऐसे कुछ भी आ सकता है, रैंडम नंबर। 0.43445698 ऐसे कुछ भी नंबर्स आते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ √2 √3 √5 √7 √11 जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, मतलब कि आपका 4 9 16 25, इन सब नंबरों को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उन सब की जो रूट की वैल्यू होती है ना, वो इर्रेशनल होती है। ठीक है, इसको हम क्लास 10th में प्रूव करना सीखते हैं कि इर्रेशनल कैसे होता है, पर अभी हमको सिर्फ याद रखना है कि ये सब नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। दूसरी चीज़, पाए जो होता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाए दूसरा मतलब होता है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, इसी को पाए बोलते हैं। और ये हमेशा इर्रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। अभी तक हमने बेसिक समझ लिया है कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। रैशनल मतलब वो जिनका सिर पैर होता है, मतलब जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल वो जिनका कोई डेफिनेट लॉजिक नहीं है कि वो किस बेसिस पे चल रहे हैं। डेफिनेट लॉजिक नहीं है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं डेसिमल्स और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जितने नंबर्स बनते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल में टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, वो सब हमारे रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट जो लगभग आपके MCQs में आता है, वो ये होता है कि 22/7, 3.14 और पाई, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्या ये तीनों सेम है? नहीं, ये तीनों सेम नहीं है, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। 22/7 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। 3.14 2 डेसिमल पॉइंट तक टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। लेकिन पाए जो है ना, वो एक इर्रेशनल नंबर है। पाए की रियल जो वैल्यू है ना, वो इर्रेशनल होती है, जो कि लगभग कुछ ऐसी है जिसमें आप चेक कर पाओगे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट इसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है। इसको लगभग ट्रिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व किया गया है सुपर कंप्यूटिंग के ज़रिए, पर उसके बावजूद हमें कोई सेट पैटर्न देखने को नहीं मिला। इसलिए इट इज़ कंक्लूडेड दैट पाए एक इर्रेशनल नंबर है। आर्यभट्टा वो पहले इंसान थे जिन्होंने पाए को करेक्टली 4 प्लेसेस तक कैलकुलेट किया था। पर क्योंकि हम जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं उसमें हम पाए की ये इनडेफिनिट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसकी लगभग मिलती जुलती वैल्यू को पुट करते हैं, जिसको हम 22/7 यूजुअली कहते हैं। और 22/7 को आप 2 प्लेसेस पे काटोगे तो आपको 3.14 मिलेगा। तो कहीं कहीं हम 3.14 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर को की वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट टू रैशनल निकालते हैं और उससे सॉल्व करते हैं।
तो पाई ओरिजिनली इर्रेशनल है, पर जब भी हम उसको एप्लीकेशन में सॉल्व करते हैं तो हम नेक्स्ट टू रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर जो उसके एकदम करीब हो, वो निकालते हैं और उसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों लॉजिकली सेम नहीं है, पर मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तब भी हम इनकी नेक्स्ट टू पॉसिबल रैशनल वैल्यूज़ को लेते हैं। इसलिए जब भी एग्जामिनेशन में आए कि ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि फाइंड दी ऑड वन आउट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई पाई जो है ना वो इर्रेशनल है। अगर आपको ये ऑप्शन दिया हो, ये ऑप्शन दिया हो, एक और ऑप्शन दिया हो पाई, फिर लिखा हो नन ऑफ द अबव, तो आपको पाई को सर्कल करना है, क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं बट पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तीसरी चीज़ आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर जो होता है ये दोनों पाई के इक्वल होते हैं, ठीक है। पर इसको तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो क्या पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? आपका ओपिनियन क्या है? तो देखो, सरकमफेरेंस या डायमीटर जो होते हैं ना, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू एक टाइम पर रैशनल हो सकती है और एक टाइम पे इर्रेशनल हो सकती है। मतलब अगर आपका सरकमफेरेंस रैशनल है तो आपका डायमीटर इर्रेशनल होगा, अगर आपका डायमीटर रैशनल है आपका सरकमफेरेंस इर्रेशनल होगा। तो यस, इट इज़ ट्रू कि सी अपॉन डी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू पाई, पर सी अगर हमारा रैशनल है तो डी इर्रेशनल होगा, डी रैशनल है तो सी इर्रेशनल होगा। और जब भी हम कभी भी किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, हमें हमेशा जो आंसर मिलता है वो इर्रेशनल होता है। इसका मतलब पाई की वैल्यू हमेशा इर्रेशनल ही होगी। ये चीज़ हम और आगे अच्छे से समझते हैं। देखो, जब भी हम कभी किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ऑपरेशंस करते हैं तो हमें हमेशा रैशनल नंबर मिलता है। जब भी हम किसी इर्रेशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हमें हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। और हम जब कभी भी एक इर्रेशनल को दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो या तो वो रैशनल भी हो सकता है या तो वो इर्रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने √2 प्लस √2 किया, तो √2 मैंने बताया था आपको इर्रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है। ये थर्ड कंडीशन के दोनों एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मुझे मिलेगा 2√2, ये कैसे मिलेगा हम आगे समझेंगे। जब मुझे 2√2 मिलेगा तो देखो, 2 मतलब रियल रैशनल नंबर, √2 मतलब इर्रेशनल नंबर। हमने देखा था कि जब भी किसी इर्रेशनल को दूसरे रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमेशा इर्रेशनल मिलता है। तो देखो, इर्रेशनल से मुझे क्या मिला? इर्रेशनल। अब देखो, √2 इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है, इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, √2 माइनस √2 इज 0, पर 0 एक रैशनल नंबर है, 0 होल नंबर होता है, तो ये रैशनल मिल गया। तो इसलिए रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, क्लास 9th क्लास 10 दोनों में काम आएगा। उसके बाद हमारे चैप्टर में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें कि रियल नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट हैं। देखो, जैसे 6√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5, तो जो रैशनल नंबर्स हैं 6 इंटू 2 ये होता है 12, √5 इंटू √5 रूट से रूट कट जाएगा, मुझे मिलेगा 5, 12 5 से बनेगा 60। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। फिर एक कंसेप्ट है हमारे इसमें रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मतलब क्या? जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर हो तो हमें डिनोमिनेटर में एट दी एंड रैशनल नंबर लेके आना है, इसलिए इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हमें सॉल्व करके कुछ भी करके ले दे के हमको डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर चाहिए। तो ये कैसे सॉल्व होता है? दो एग्जांपल्स हैं, पूरा एनसीईआरटी इन दोनों एग्जांपल से समझ जाओगे आप। हम सॉल्व करेंगे कि करके सारे क्वेश्चंस। 1/√7, ठीक है। तो 1/√7 है तो मैं √7 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ ना, तो मुझे 1/√7 ही मिलेगा एट दी एंड। अब देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड किया √7 को, तो 1 इंटू √7 से मुझे मिलेगा √7, √7 इंटू √7 से मुझे मिलेगा 7, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/√7 को मैंने लिख लिया √7/7 में, जिसमें मेरा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो, 7 को मैं लिख रहा हूँ √7 इंटू √7, एक √7 कट जाएगा, मुझे एट दी एंड मिलेगा 1/√7। तो है सेम, बस हमने डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को हटा के रैशनल नंबर बना दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन की वैरायटी है 1/√2 प्लस √3। जब प्लस में होता है तो क्या होता है? देखो, कुछ नहीं होता है,
√2 यहाँ प्लस है ना, यहाँ साइन लगा दिया माइनस का, फिर √3 लिख दिया, तो √2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर बनेगा √2 माइनस √3 इंटू 1 से √2 माइनस √3 ही, फिर √2 प्लस √3, √2 माइनस √3। आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 2 में हम आगे समझेंगे, जो कि होती है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मेरा a यहाँ पर क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस b स्क्वायर, b है मेरा √3, √3 का स्क्वायर इज 3, तो √2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस 3 से मुझे मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1, तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय -1, -1 मिलके बनाएंगे +1, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते, इसलिए हम इस नेगेटिव साइन को भी हटाएंगे। -1 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मिलेगा माइनस का √2 प्लस का √3, दोनों के साइंस चेंज कर देगा माइनस, मतलब कि प्लस का √3 मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, माइनस का √2 मैं इसको पीछे लिख रहा हूँ। सिंपली हमने पोजीशन चेंज कर दी, √3 को यहाँ ले आया, √2 को वहाँ ले गया, -1 नीचे से हटा दिया, तो √3 माइनस √2 अपॉन में 1 को हटा दे रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा √3 माइनस √2। इसका मतलब ये टर्म जो हमारा 1/√2 प्लस √3 वाला टर्म था, ये √3 माइनस √2 के इक्वल है। बस हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर रैशनल इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में था, अब हमारा डिनोमिनेटर जो कि 1 है वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में कंसेप्ट में वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें जो एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो हमने समझी हैं। देखो, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n है, तो हम a कॉमन निकाल लेते हैं बेस में और m प्लस n कर देते हैं। अगर a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n, तो हम a बेस कॉमन निकाल लेते हैं, m माइनस n कर लेते हैं। अगर a की पावर m मल्टीप्लाइड में फिर ऊपर n है वापस से पावर, तो हम a को कॉमन ले लेते हैं बेस में और m को मल्टीप्लाई कर देते हैं n से। अगर a की पावर m है फिर मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m में, दोनों पावर सेम है, तो हम a और b को मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर सेम कर लेते हैं, जो कि है m। अगर a की पावर नेगेटिव m है तो वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू 1/a की पावर m बन जाता है। एग्जाम्पल्स लिए देखो हमने, 17 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर 5, तो 17 कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं, 2 + 5 मुझे मिलेगा 7, 17 की पावर 7 के इक्वल। 23 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 की पावर 7, 23 बेस कॉमन निकाल लिया, 10 माइनस 7 करेंगे तो मुझे मिलेगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23 की पावर 3 के इक्वल। फिर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, वापस से ऊपर मतलब पावर है उसकी, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे बेस में, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 से बनेगा 14, तो इसकी जो वैल्यू है वो 5 की पावर 14 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, बेस अलग अलग हैं पर पावर सेम है, 7 की पावर 3, 9 की पावर 3, तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर दोनों की कॉमन निकाल के ऊपर लिख देंगे 3, 7 9 से होता है 63 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर -7 है तो रेसिप्रोकल लेंगे, 1/5 की पावर 7 माइनस, लेकिन इस बार हटा देंगे, और वाइस वर्सा होता है। मतलब कि अगर 1/5 की पावर -7 है तो हम इसको 5 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो तो 5 की पावर 7 कर देंगे उसको और नीचे आ जाएगा 1। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं ना, माइनस का साइन लगा सकते हैं, मैं तो हटा सकते हैं। फिर एक और चीज़ जो बड़ी काम आती है, कोई भी नंबर है a जिसकी पावर m/n है, तो जो m ऊपर न्यूमिनेटर वाली पावर होती है ना, हम इसमें लगा देते हैं a की पावर m, और जो पावर डिनोमिनेटर में होती है उसको हम रूट लगा के यहाँ पे फैक्टर लगा देते हैं उसका। मतलब कि जैसे मैंने 2 की पावर को 2/5 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2 मैंने सिंपल लिखा, और जो नीचे 5 लिखा था ना, इसको रूट लगा के फैक्टर लगा दिया। मतलब मेरे को अंदर 2 के 5 फैक्टर्स चाहिए, तभी एक 2 बाहर निकल सकता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर 5 2 होते तभी एक 2 बाहर निकल पाता, तो इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट चीज़, √a इंटू √b जो होता है ना, वो रूट में अंदर हम कॉमन ले लेते हैं और ab को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि √2 इंटू √3 जो है वो होल रूट में 2 इंटू 3 6 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज़, √a/√b जो है वो इक्वल्स टू में √a/b के इक्वल होता है। हम रूट कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कि जैसे √4/√2 है हमारे पास,
तो हमने रूट कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4/2। इसको इससे काटोगे आपको मिलेगा 2, तो बनेगा √2। अब सबसे लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर में है वो है भाई कंस्ट्रक्शन को लेके, जिसमें हमको जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि मेरे को रिप्रेजेंट करना है अगर √2 या √3 या √5 को एक नंबर लाइन पे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसका पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं ग्राफ जैसा। उसके बाद देखो ये होता है 0, ठीक है। अगर मेरे को √2 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं स्केल रख के 1 सेंटीमीटर मार्क करूँगा। समझो मैंने OA बना ली 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। आप कंपास के ज़रिए या प्रोडक्टर के ज़रिए जैसे भी चाहो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से लाइन खींची, AB लाइन खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। दोनों मैंने 1 सेंटीमीटर की खींची। अब मैं OB को ज्वाइन करूँगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझना, देखो ये अब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो ये जो OB स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वो होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। OA मेरा 1 का स्क्वायर है, AB मेरा 1 का स्क्वायर है, तो जो मेरा OB स्क्वायर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। अब मैं स्क्वायर को हटा रहा हूँ, यहाँ पे रूट लगा रहा हूँ, तो मुझे OB मिल जाएगा √2 के इक्वल। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा OB है वो √2 है। अब मैं कंपास रखूँगा, मेरे पास इसमें कंपास लाने की फैसिलिटी नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपास हम ऐसे करके जैसे रख रहे हैं, ठीक है। मार्क करेंगे, इतना मेजर करेंगे और उस कंपास को टिल्ट करके हम यहाँ पे लाके कट लगाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कट लगाया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका √2 का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये √2 का डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे लगभग आप कट लगेगा, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक शो कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज़ आर √2। ऐसे करके यहाँ पे कट लगाया, C नाम दे दिया उसको, तो OC इज इक्वल्स टू √2। नेक्स्ट, अब अगर मेरे को √3 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं। अब जो ये OB है ना, इस OB को मैं बेस बनाऊंगा, यहाँ पे अपना कंपास रखूँगा और यहाँ से मैं 90 डिग्री लूँगा, पॉइंट एक यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो मैंने लेट कर लिया इस पॉइंट को D, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब मैं O और D को ज्वाइन करूँगा। अब आप देखना, मेरा OB जो है ना वो बेस है √2 जिसकी वैल्यू निकाली थी मैंने, और मेरा BD जो है वो 1 है। तो जो मेरा OD होगा, जो कि मेरा हाइपोटेन्यूस है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मेरा OB स्क्वायर और BD स्क्वायर के इक्वल। OB की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर है और BD की वैल्यू मैंने 1 मानी थी, तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मेरे को मिलेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 1, तो ये हो गया 3, जो कि इक्वल आएगा OD स्क्वायर के। तो मेरा OD आ जाएगा √3। देखो मेरा OD आ जाएगा √3, तो ये √3 की वैल्यू आ गई। √3 मैंने अपने आप बना दिया ट्राइंगल्स के ज़रिए। अब मैं फिर से कंपास लूँगा और ये OD पे मैं ऐसे उसका मेजरमेंट लूँगा और उसको यहाँ पे लाके लगभग इधर एक कट लगेगा आपका। तो जो यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू है ना, वो आपकी पूरी की पूरी √3 की वैल्यू होगी। ये देखो मैं यहाँ पे लगभग कट लगा रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट E नाम दे रहा हूँ। तो जैसे मेरा OC √2 था, वैसे ही मेरा OE जो है वो √3 आया, क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास रख के उसको ऐसे पर्टिकुलर ला के इधर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करके आप सारे बना सकते हो, फिर पूरा स्पायरल बन जाता है। अब ये √3 है, फिर यहाँ पे 1 लोगे, फिर ऐसे बनाओगे तो आपको √4 मिलेगा। फिर आप ऐसे 1 लोगे, इधर बनाओगे आपको √5 मिलेगा, ऐसे लेके बनाओगे √6 मिलेगा, देन आपको √7, देन √8, देन √9, देन √10, देन √11, ऐसे करके पूरा स्पायरल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर का स्पायरल। ये भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका स्पायरल चार्ट बनाने का, पर वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप बस मेन कैसे रूट्स निकलते हैं वो समझ सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो होता है कि जैसे हमको 9.5 जो रूट है इसको रिप्रेजेंट करना है आपकी नंबर लाइन पे, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। इसके लिए एक अलग मेथड होता है। अब वो समझो भाई, हम क्या करते हैं 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं रैंडम, ठीक है, स्केल से नाप के। अब इसके बाद इसको मैंने नाम दे दिया AB। अब मैं B से लेकर C तक एक दूसरी लाइन खींचूंगा जिसकी मेजरमेंट होगी 1 सेंटीमीटर, B से लेकर C तक, ठीक है। तो मेरा AC कितना हो गया, मेरा AC हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अब मैं A पे कंपास रखूँगा अपना, और कंपास की नाप जो होगी ना वो लगभग आपकी मोर देन हाफ होनी चाहिए।
और मैं ऊपर एक कट लगाऊंगा, फिर मैं सी पे वही कंपास रख के बिना रेडियस चेंज किए एक और कट लगाऊंगा। यहाँ से मुझे मिलेगा इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन जो इस पर्टिकुलर लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और जो इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, मतलब कि जैसे मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं डी निकाल रहा हूँ, डी आया अगर, तो वो डी पॉइंट जो है वो ए और सी के बीच का पॉइंट होगा और जो लाइन बनेगी इनके बीच में वो भी 90 डिग्री की होगी। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, मेरे को मिलेगा पॉइंट डी जो कि इन दोनों के एकदम एग्जैक्ट बीच में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कंपास को यहाँ रखूँगा, पेंसिल को यहाँ रखूँगा, ठीक है, और ऐसे करके पूरा एक प्रॉपर सेमी सर्कल बनाऊँगा ए सी तक, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा, क्योंकि आपकी ए डी और डी सी रेडियस बन जाएंगी। जब ये सेमी सर्कल बन के तैयार हो जाएगा तो मैं इस पॉइंट बी से एक 90 डिग्री की लाइन बनाऊंगा मेरे कंपास के ज़रिए या प्रोटेक्टर के ज़रिए, जो आपको सही लगता हो। कंपास ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे पॉइंट रख के 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराएगी, इसको मैं नाम दे दूंगा ई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस स्टेप पे देखना, जो ये मेरे पास बी निकल के आया ना, इसकी वैल्यू होगी रूट में 9.5। तो मैं यहाँ पे अपना कंपास का निडल रखूँगा, यहाँ पर मैं उसकी पेंसिल को रखूँगा, पूरा ये कैलकुलेट करके इधर से लाके मैं इसको नीचे नीचे करके टिल्ट करके इधर एक कट लगाऊंगा। जब मैं कट लगाऊंगा तो मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करूँगा, इस कट को मैं नाम दे दे रहा हूँ एफ़। तो जो बी और एफ़ है ना, बी और एफ़ ये हो जाएगा रूट 9.5 के इक्वल। ठीक है, मैंने बी जो कि रूट 9.5 के इक्वल है उसका मेजरमेंट लेके उसको यहाँ पे लगभग कट लगाया, तो वो सेम टू सेम मेजरमेंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा एफ़। तो मेरा जो बी एफ़ है वो रूट 9.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इतने ही लगभग क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में। हमने लगभग हर कंसेप्ट कम्प्लीटली कवर कर लिया है। कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम अब सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।